हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी में पूछे गए समान अध्ययन के प्रश्नों को हल करेंगे। ये एग्ज़ाम 17 मार्च 2024 को संपन्न हुआ था। उसमें जो भी 100 क्वेश्चन समान अध्ययन से पूछे गए थे, उन 100 क्वेश्चनों को हम आंसर की देखेंगे कि किसका क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है। इधर नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता का नाम दिया गया था और इधर दिया गया था पुरस्कार का क्षेत्र। ठीक है, ये 2022 का ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, एनी एर्नाकस को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया था, निम्न में से किस शहर में 20 अप्रैल 2023 को आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था। दिल्ली, काठमांडू, कुआलालंपुर या जकार्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। इसका सही आंसर है दिल्ली। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के द्वारा 2023 में भारतीय राष्ट्रपति को उस देश की यात्रा के दौरान सबसे उच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसका सही आंसर होगा मिस्र नहीं होगा, सूरीनाम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सूरीनाम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में द कोएलिशन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रणब मुखर्जी। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, प्रणब मुखर्जी। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। पहला ऑप्शन था, इस संगठन में 42 राष्ट्र सदस्य हैं। बिल्कुल गलत है। कितने हैं, 32 हैं, 32 सदस्य हैं अभी। ठीक है, और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में अवस्थित है। तो ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ दूसरा सही होगा इसमें। नेक्स्ट है, G20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला ऑप्शन था, 1 दिसंबर 2022 को भारत ने ऑस्ट्रेलिया से इसकी अध्यक्षता प्राप्त की थी। बिल्कुल गलत है। दूसरा था, G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन में संपन्न हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है, दूसरा सही है। ठीक है, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इंडोनेशिया से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से नहीं, इंडोनेशिया से लिया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ये पहला पॉइंट गलत है, दूसरा सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, केवल 2। 7वां क्वेश्चन था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी की बात करता है। तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 44। ठीक है, 8वां क्वेश्चन में था, 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में दीपावली के दिन अवकाश की घोषणा की थी। लॉस एंजल्स, बॉस्टन, जर्सी या न्यूयॉर्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 8वां का डी, न्यूयॉर्क इसका सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो आनंद कुमार विज्ञान एवं अभियांत्रिकी। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मूलचंद लोढ़ा है, साहित्य एवं शिक्षा से, ये भी नहीं होगा। ठीक है, जनुम सिंह सोय, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा, श्री पी कल्याण सुंदरम। ठीक है, ये सामाजिक कर्ता है, साथ साथ में एक राजनीतिज्ञ भी हैं। ये कहाँ से हैं, ये तमिलनाडु से हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटका। क्या हो जाएगा, कर्नाटका। ठीक है, इससे पहले कहाँ था, तो यूपी में गोरखपुर जो था वो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म था, अभी कर्नाटक में बन रहा है। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि कर्नाटक में किस जगह बन रहा है। ठीक है, 11 क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्न में से कौन भारत के गणतंत्र दिवस 2023 में मुख्य अतिथि थे। कौन थे, ये थे ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, मिस्र के राष्ट्रपति। मिस्र के राष्ट्रपति थे गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि। ठीक है, चलिए आगे था 12वां नंबर क्वेश्चन, सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों के निष्क्रमण हेतु भारत सरकार द्वारा बचाव अभियान का शुभारंभ किया गया था। इस अभियान का नाम क्या था। तो इसका नाम था ऑपरेशन कावेरी। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे है, भारतीय संसद के नए भवन का किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था। तो सभी को पता है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल सही होगा, विमल पटेल। ठीक है, तो कॉमन क्वेश्चन था। अगला है, निम्नलिखित में
से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन था भारत CDRI का सदस्य है, तो ये बिल्कुल सही है। यह एक UN एजेंसी है, तो ये भी सही है। ठीक है, इसका मुख्यालय पेरिस में अवस्थित है, इसका मुख्यालय पेरिस में नहीं है, ये गलत है। इसका शुरुआत G20 समिट 2023 से हुई, इसका ये भी गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कृषि सूखा को परिभाषित किया जाता है, कृषि सूखा को परिभाषित किया जाता है तो समयावधि एवं स्थान के दृष्टिकोण से वर्षा का विषम वितरण, तो ये तो मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, इसका आंसर जो मुझे लग रहा है सही वो होगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न मृदा आर्द्रता होना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके मुझे बताइए। चलिए आगे है 16 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हैदराबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे है आया तसो झील, है ना, आया तसो झील, ये तो लद्दाख में है। ठीक है, तो ये सही है, पहला ऑप्शन सही है, यह लद्दाख में स्थित है। दूसरा है यह जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का प्रथम विरासत स्थल है, ये भी सही है। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, ये भी सही है। यह सतलज नदी के द्वारा सिंचित है, तो ये गलत है। यानी कि पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन सही होगा। कहाँ है ये? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लकड़वाला समिति संबंधित है, तो ये गरीबों से संबंधित है। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, रमेश तेंदुलकर वगैरह हैं, है ना, तो ये सभी गरीबी से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, WTO के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, रेड बॉक्स अनुदान। ठीक है, इसका आंसर यही होगा, रेड बॉक्स अनुदान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो पहला पूछा गया इसमें कि इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूरब की ओर घटता है। ठीक है, तो ये सही है। ये बांगर एवं खादर स्वरूप में होते हैं, ये बिल्कुल सही है। वैसे तो जो जलोढ़ मिट्टी होते हैं उसको 4 भागों में बांटा गया है वैसे जनरली, लेकिन खादर बांदर जो है वो, खादर और बांगर जो है वो 2 मुख्य भाग हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन था ये मृदा देश के कुल क्षेत्रफल का 40% हिस्सा है, तो ये भी सही होना चाहिए, सही है। ठीक है, इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है, तो ये गलत है। यानी कि 3 ऑप्शन सही दिख रहा है। कहाँ है ये? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक है, चलिए PM कुसुम ऊर्जा, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो गया। कुसुम योजना कृषि सौर पंप व्यवस्था से संबंधित है, ये है ना, सबके सोलर पंप दिए जा रहे हैं। ठीक है, जो भी किसान लेने के इच्छुक हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियोजित एवं नियोजन के इच्छुक का कार्यशील आयु जनसंख्या के प्रति अनुपात। ठीक है, चलिए 24वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट निम्नांकित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कथन खराई ऊँट के संबंध में सही है? तो यह लद्दाख में पाए जाने वाला दुर्लभ ऊँट प्रजाति है, ये 110% बिल्कुल सही है। ये दुर्लभ ऊँट प्रजाति है और अभी लगभग इसकी संख्या जो है वो लगभग 1500 के आसपास देखने को मिलता है वहाँ। ठीक है, उनका नाम स्थानीय शब्द खारा, जिसका अर्थ नमकीन होता है, ये व्युत्पन्न है, तो इसी से खारा सबसे नमकीन निकला होगा, तो ये शायद सही है। अपने चारागाह तक पहुँचने के लिए समुद्र में लंबी दूरी तक तैरते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। प्राचीन समय इनका इस्तेमाल सिल्क रूट क्षेत्र में होता था। तो अगर देखें, अगर ये तीनों ऑप्शन अगर सही है तो 3 ऑप्शन तो कोई है दिख नहीं रहा, ऑप्शन नंबर डी फिर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे कंफर्म नहीं है कि प्राचीन समय इनका इस्तेमाल सिल्क रूट में किया जाता था। लेकिन अगर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को देखें सही है तो इसका आप सकते हैं कि 3 ऑप्शन तो कोई वाला ऐसा नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है,
चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गिनी गुणांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह समाज में आय की असमानता के स्तर को मापता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा है गिनी गुणांक जितना अधिक होगा असमानता उतना ही कम होगी, ये भी सही है। यह लॉरेंज थोड़ा सा ये क्या लिख रहा है, गिनी गुणांक जितना अधिक होगा असमानता उतना ही कम होगी, नहीं ये गलत है। ठीक है, ये गलत होना चाहिए, ये गलत है। ठीक है। यह लॉरेंज वक्र के प्रयोग से व्युत्पन्न किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ये बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन। ठीक है। चलिए आगे, डिब्रू सैखोवा जैव उद्यान निम्न में से कहाँ स्थित है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, असम। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अर्थ ओवरशूट दिवस संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा पर्यावरण क्षरण से। ठीक है, किससे? पर्यावरण क्षरण से। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रकृति मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बनावली। ठीक है, बनावली जो है यहाँ पे आपको हल की खोज हुआ है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नौपाषाणिक पुरास्थल बुरुडीह झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हजारीबाग, सिमडेगा, जामताड़ा में कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ये जो जगह है ये आपको सरायकेला का खरसावां से देखने को मिलेगा। ठीक है, या फिर पूर्वी सिंहभूम में देखने को मिलेगा, अब एक बार कंफर्म हो लीजिएगा। ठीक है, बट इन तीनों ऑप्शन में कहीं नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक संरचना आरोही क्रम में सही है? ठीक है, तो इसमें अब देखेंगे ऑप्शन नंबर, तो इसका आंसर बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्थानीय, दुरन्मुख, फिर करवाटिका, देन फिर संग्रहण। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रभावती गुप्त शासिका थी, तो ये थी गुप्त वंश की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संगम ग्रंथ तोल कानी कपियम कार्य है किसका है? खगोल विज्ञान पर, व्याकरण पर, संगीत पर या चिकित्सा पर? तो इसका सही आंसर होना चाहिए व्याकरण पर। ठीक है, क्या होना चाहिए? व्याकरण पर। चलिए आगे देखते हैं। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन सी उत्तरदायी होता था? तो इसका सही आंसर है वजीर। नहीं, वजीर नहीं होगा, मीर बख्शी होगा। ठीक है, ये गलत ऑप्शन लगाया हुआ है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, मीर बख्शी कहा जाता था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मुगल काल के दौरान, पिछले शासन काल के दौरान ढाले गए सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो सही आंसर होगा इसका मुहर। ठीक है, क्या हो जाएगा? मुहर। आगे है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है? ये तो आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, तुंगभद्रा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें लाल महल बलबन बिल्कुल सही है, हिंडोला महल होसांग शाह से संबंधित है, ये भी सही दिख रहा है, जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी, ये भी सही दिख रहा है, लालचंद दरवाज़ा मस्जिद, अरे ये भी तो सही दिख रहा है। ठीक है, तो फिर इसमें गलत कौन सा है? आई डोंट नो, मैं तो मुझे तो जहाँ तक लगता है ये सभी सही हैं। ठीक है, बाकी तो सर क्या लिखा है? नहीं है, वैसे तो सब कुछ तो सही दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है जहाँ तक कि 37 का सभी सही है। ठीक है, एक बार आप खुद से चेक कर लीजिएगा, बट मुझे लग रहा है कि इसका सभी का आंसर सही दिया हुआ है। ठीक है, बट एक बार इसको आप जरूर चेक कीजिएगा, मुझे लगता है कि सारा इसका आंसर सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, ख्वाजा अब्दुस समद ये नहीं है। ठीक है, ये अकबर के टाइम के चित्रकार थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 39 नंबर। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों को प्रस्ताव पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा कराची। क्या हो जाएगा? कराची, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयतवारी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? तो ये थॉमस मुनरो ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस समाचार पत्र में महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? निम्न में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो यंग इंडिया से तो थे,
ये सही है। इंडियन मिरर से नहीं थे, हरिजन से थे और इंडियन ओपिनियन से थे। इंडियन मिरर को देखेंगे आप तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, नहीं ये उनका नाम था, इंडियन मिरर है ना, तो ये आपका देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित होगा ये, ठीक है। किससे? देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित होगा ये इंडियन मिरर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, गलत है, ठीक है। तो पूछा है कौन नहीं थे, तो ये बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और के बीच संपन्न हुई थी। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई हैं? द थॉट्स ऑफ पाकिस्तान ये लिखा गया है, ठीक है। बाकी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये भी सही है, ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। कास्ट को लेकर ज़्यादा थोड़ा सा ये चिंतित रहते थे, तो ये सही है। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, तो ये भी सही है, ठीक है। और डी इनका गलत दिख रहा है, तो यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये इनके द्वारा लिखा गया किताब नहीं है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो किताब है इनके द्वारा लिखा गया था गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लिखा गया था किताब, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है मुख्य भूमि भारत का छांसीय और देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री का है, बिल्कुल सही है, ठीक है। कहने मतलब ये है कि अगर मेरा ये जो भारत है तो इस यहाँ से लेकर के जो भारत है इसकी जो डिस्टेंस है देखेंगे तो 30 डिग्री का है, और अगर ऊपर से लेकर के नीचे तक का भी डिस्टेंस देखेंगे तो लगभग 30 डिग्री का ही डिफरेंस है, ठीक है। बात समझ में आया? तो ये बिल्कुल सही दिख रहा है, ठीक है। और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2.5 घंटे का अंतर है, तो ये तो गलत है क्योंकि ये 2 घंटे का अंतर है। कितना? 2 घंटे का अंतर है। ये तो पहला सही है, दूसरा गलत दिख रहा है। 42 डिग्री 30 मिनट पूरा भारत की मानक देशांतर रेखा है, तो ये भी सही है, ठीक है। और मानक देशांतर रेखा के समय को भारत के लिए मानक समय माना जाता है, तो ये भी सही दिख रहा है, ठीक है। तो सिर्फ एक गलत है, दूसरा ऑप्शन। तो देखिए कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखें, पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा सत्य है इसमें? कर्क रेखा भारत के 2 हिस्सों में बांटता है, तो ये तो सही है, 2 भागों में बांटता है, ठीक है। दूसरा क्या है? कर्क रेखा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं को 2 हिस्सों में बांटता है, तो ये गलत दिख रहा है, ठीक है। आगे क्या है? भारत का पूरा पश्चिम में अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ है, तो यह भी गलत दिख रहा है। चौथा ऑप्शन में है भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है। कहने मतलब ये है कि ये पूर्वी वाला और ये पश्चिम और ये पूरब, तो देखेंगे कि ये जो कर्क रेखा जो इधर से क्रॉस हुआ है, तो ये देखेंगे कि बिंदुओं को जोड़ने वाली, तो भारत में सबसे जो पूर्वी बिंदु है और जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, तो देखेंगे कि ये अरुणाचल प्रदेश में है सबसे पूर्वी बिंदु, और सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ पर है? गुजरात के गुहार माता में है, ठीक है, इधर किबुथो में है। तो उसके नीचे से देखेंगे कि निकला हुआ है, तो ये देखेंगे जो कर्क रेखा है तो उसी के ऊपर में है, ये उत्तर में ही तो है, उत्तर में बोर्ड है, तो उत्तर में तो ऊपर में उत्तर होगा, तो ये सही है। तो इसका मतलब कि पहला और चौथा सही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, डी नंबर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? तो नागालैंड नहीं होगा, ठीक है, ये बांग्लादेश से साझा नहीं करता। त्रिपुरा ये भी नहीं होगा, ठीक है। मणिपुर भी बांग्लादेश से साझा नहीं करता, तो इसका सही आंसर होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं मिजोरम ही इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है ना, उत्तर से दक्षिण, यानी क्रम से बताना है कि पहले कौन होगा, फिर कौन होगा, फिर कौन होगा, इस तरह से सजाना है और वो बताना है उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम से, ठीक है। पश्चिमी घाटों को क्या नाम दिया जाता है, वो स्थानीय नाम क्या है वो, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा। तो पहला ऑप्शन में देखिए सह्याद्री दिया हुआ है, ठीक है, फिर उसके नीचे नीलगिरी ही है, ठीक है, फिर उसके नीचे अन्नामलाई है, उसके नीचे फिर है कार्डेमम हिल है, ठीक है, जो कर्नाटका में है। और तो ये ठीक दिख रहा है, पहला ऑप्शन ही सही दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि अन्नामलाई जो है नीलगिरी से नीचे है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए कार्डेमम हिल्स जो है सबसे नीचे कर्नाटक थी, केरल में है, तो वो तो ये भी नहीं होगा, उसके ऊपर अन्नामलाई है, तो ये भी गलत हो गया। बाकी सही ऑप्शन जो है ए दिख रहा है, सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो इसका सही आंसर फर्स्ट वाला दिख रहा है, ये तो किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी साबरमती, तापी, नर्मदा सब कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है।
चलिए 49 नंबर देख लेते हैं। आम्र वर्षा, जिसको हम मैंगो शॉवर भी कहते हैं, भारत के किन राज्यों में सामान्य घटना है ये? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिल्कुल गलत है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश तो खैर होगा नहीं, ठीक है। तो फिर आगे देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, केरल और कर्नाटका का ये सही है, ठीक है। ये जो मैंगो शॉवर है, ये कह सकते हैं कि जब वर्षा होता है तो वहाँ का जो फल है, जो आम का उस समय के लिए कुछ अच्छा फ़ायदा हो जाता है ना, उनको बेनिफिट हो जाता है, तो कह सकते हैं कि आम वर्षा जो है सो केरल कर्नाटक के लिए एक वरदान साबित हो जाता है फलों के लिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? भारत के पश्चिम और मध्य भागों के गर्म और शुष्क जलवायु भागों में बाजरा रोपा जाता है, ठीक है, तो ये सही है। दूसरा है, यह कठोर फसल है जो बार बार के शुष्क दौर से निपट सकता है, ये भी सही है। बारानी फसल होने के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम है, तो गलत है। राजस्थान इसके उत्पादन में अग्रणी है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही दिख रहा है, कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, ये यहाँ पे सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 51, भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होता है, नहीं। 50 सेंटीमीटर से कम होता है, नहीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 75 सेंटीमीटर से कम जहाँ होता है, ठीक है, उसको हम लोग शुष्क भूमि कह सकते हैं, शुष्क भूमि, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 52 नंबर क्या कहता है? 2011 जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय प्रवास आखिरी आवासीय स्थान के अनुसार निम्न क्रम में है, ठीक है। तो देखें, गांव से शहर, शहर से गांव, गांव शहर से शहर, गांव से गांव, या शहर से गांव, या शहर से गांव, या गांव से शहर, या गांव से गांव, तो ये भी नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही दिख रहा है, गांव से गांव होगा, और गांव से फिर शहर होगा, शहर से फिर गांव, और शहर से शहर होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में कहता है, जनसंख्या के कार के आधार पर निम्न में से कौन सा शहरी संकुलन का आरोही क्रम है? आरोही क्रम मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अब देखेंगे यहाँ पर तो बड़े बड़े जो शहर है उनका नाम तो दिया ही नहीं है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई का तो नाम नहीं, सिर्फ चेन्नई का नाम है। तो अब देखेंगे चेन्नई सबसे बड़ा दिखेगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर आपको दिखेगा यहाँ पर चेन्नई, तो अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 53 का सी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है? तो चुनाव आयोग दिया है ना, तो चुनाव आयोग देखेंगे आप, वैसे तो कहीं मैंने बुक में तो कभी नहीं पढ़ा नहीं मुझे, आयरलैंड तो होगा नहीं, यूके, इसका आंसर मुझे नहीं पता है, ठीक है। इसका आंसर देख लीजिएगा कहीं वगैरह, कहीं कोई बुक में मिलता है तो, मुझे नहीं पता इसका आंसर, क्योंकि मैं इसका ये भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रधान ऐसा किस देश से प्रेरित है मैंने कभी तो देखा नहीं। मे भी वैसे आंसर दिया है ना, और कोई नहीं, मे भी ये भी हो सकता है, बट मुझे हम कंफर्म नहीं है इस क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 249, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य को नीति निर्देशक तत्वों के किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 39, 38, 36 या 37? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 37, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4A जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया? 75वां संशोधन अधिनियम 1994, 76वां संशोधन अधिनियम 1994, 77वां संशोधन अधिनियम 1995 या 108वां संशोधन अधिनियम 2008? तो कौन सा होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 77वां संशोधन अधिनियम 1995, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के बारे में सही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, यह सर्वप्रथम 1997 में स्थापित हुआ था, ये बिल्कुल सही है। यह एक वैधानिक संस्था है, ये भी सही है। इसकी स्थापना दर निर्धारण संशोधन सहित दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए की गई थी, ये भी सही है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, ये गलत है। बताइए कमेंट करके इसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
भारत में पंचायती राज संस्था के कामकाज की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समितियां नियुक्त की गई हैं? ठीक है, पंचायती राज के लिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि LM सिंघवी समिति भी पंचायती राज से संबंधित है, GV के भी संबंधित है, अशोक मेहता भी संबंधित हैं और बलवंत राय मेहता भी समिति भी पंचायती राज से संबंधित है। तो कह सकते हैं कि सभी के सभी सही हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे है, भारत में किस तिथि को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हम सभी को पता है कि 25 दिसंबर को हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। जो हमारे पूर्व PM थे, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी, उनके ही जन्मदिन पर मनाया जाता है ये सुशासन दिवस। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सत्य नहीं है? ठीक है, उनके कार्यालय के प्रशासनिक खर्च संसद के मत अधीन है। तो पहला ऑप्शन है, उनके कार्यालय के प्रशासनिक खर्च संसद के मत के अधीन है, तो ये गलत है। अपने पद को छोड़ने के बाद वह भारत सरकार या राज्य के अधीन अन्य कोई पद पाने के योग्य नहीं है, तो ये सही दिख रहा है। संसद के दोनों सदनों में क्षमता या दुर्व्यवहार साबित होने के आधार पर ही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक उसके पद से हटाया जा सकता है, तो ये भी सही दिख रहा है। तो क्या पूछा है सवाल में कि सत्य नहीं है, तो पहला सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 62 क्वेश्चन नंबर, अनुच्छेद 19 सब 2 के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर तर्कसंगत प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में उचित ठहराया जा सकता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है राज्य सुरक्षा, दूसरा है मानहानि, तीसरा है राजद्रोह, चौथा है सार्वजनिक व्यवस्था। ये सभी सही हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, किस समिति की रिपोर्ट ने भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के संदर्भ में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम PESA पेशा 1996 के लिए मार्ग प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर होगा भूरिया समिति, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो ये हम जानते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, औद्योगिक क्षेत्र। पहला जो पंचवर्षीय योजना था उसमें कृषि क्षेत्र पर बल दिया गया था। ठीक है, और दूसरे में दिया गया था औद्योगिक बल। पांचवा जो पंचवर्षीय योजना था उसमें दिया गया था गरीबी पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 65 नंबर, शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है? तो इसका आंसर होगा क्या है, शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, भारत निम्न में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक साथ ही साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक है? भारत निम्न में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक साथ ही साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक है? तो इसका आंसर सबको पता होगा, दलहन। दलहन एक ऐसा उत्पाद है जो सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और सबसे बड़ा आयातक भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा नगद फसल नहीं है, नकदी फसल नहीं है? जूट, ज्वार, गन्ना या मूंगफली, कौन सा इसमें नगद फसल नहीं है? ठीक है, तो आप देखेंगे ज्वार जो है वो नकदी फसल नहीं है। ठीक है, नकदी फसल मतलब कि जिसे हम लोग एक्चुअली में बेचने के लिए ही हम लोग क्या कहते हैं उसको पैदा करते हैं या उपजाते हैं। ठीक है, तो देखेंगे जूट, गन्ना और मूंगफली जनरली हम लोग तुरंत बेच देते हैं, नकदी प्राप्त कर लेते हैं उससे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 68 नंबर, सतत विकास के निर्धारण हेतु किस सूचकांकों का आधार बनाया जाता है? सतत विकास के जो है ना निर्धारण हेतु किस सूचकांक का आधार बनाया जाता है? पारिस्थितिकी, सामाजिक और सांस्कृतिक, आर्थिक या फिर उपयुक्त सभी? तो पहला है पारिस्थितिकी है, तो इसमें थोड़ा डाउट है, बट सामाजिक और सांस्कृतिक ये सही है और आर्थिक भी सही है, तो जब ये दोनों सही है तो फिर ए भी हमें काउंट करना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? ठीक है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी 2002। ठीक है, सतत विकास क्या है? आर्थिक विकास है, पर्यावरणीय विकास है, सामाजिक विकास है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इनमें से सभी क्या है, एक सतत विकास के ही पार्ट है, आर्थिक विकास भी, पर्यावरण विकास भी और एक सामाजिक विकास भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया था? तो इस प्रश्न का आंसर मुझे कहीं कहीं 1980 भी देखने को मिलता है और 1987 देखने को मिलता है। आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं,
भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया कब शुरू की गई है? 1990 में, 91 में, 1993 में और या फिर 1994 में? तब देखेंगे कि मनमोहन सिंह के जब कार्यकाल में जब थे उस समय वित्त मंत्री, तो उसमें देखेंगे कि राव और जो मनमोहन सिंह की जो नीति थी उसी समय आर्थिक सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1991। यानी कि उस समय एलपीजी है ना आई थी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए ज़रा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मत बता दीजिएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, मिलान करना इसमें। तो इसमें देखेंगे कि जो मूल विभेद है वो आपका भूमि एकाधिकार से संबंधित है, ठीक है, जबकि भूमि सुधार आपका भूमि चकबंदी से संबंधित है, जबकि गरीबी दुष्चक्र जो है वो रैगनर नक्शे का संबंधित है। तो IBRD हो जाएगा आपका, ब्रेटन वुड्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन मिला लीजिएगा। ए का 3 दिख रहा है कहीं, ए का 3 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। आगे फिर बी का 4 किस में है? इसमें नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ध्वनि तरंगों के दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों के दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वेव नंबर, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य या आयाम, ठीक है। तो तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ, हाँ ठीक है, वेवलेंथ ही होगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेवलेंथ, ठीक है, यानी कि तरंगदैर्घ्य, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 75 नंबर में, निम्न में से प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का अवशोषण, ये नहीं होगा, पारगमन भी नहीं होगा, अपवर्तन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी ध्वनि का परावर्तन हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो ये है दूरी का, बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन निर्वात में गमन नहीं कर सकता? प्रकाश कर सकता है, ऊष्मा भी कर सकता है, ध्वनि नहीं कर सकता, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। माध्यम होना ही चाहिए, वह चाहे ठोस हो, चाहे वह लिक्विड हो, चाहे वह द्रव्य हो, ठीक है। क्या क्या होना चाहिए? चाहे कोई भी हो सकता है, ठोस हो सकता है, तरल हो सकता है या फिर गैस हो सकता है, ठीक है। तभी ध्वनि क्या हो सकता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। तो ध्वनि क्या हो जाएगा? निर्वात में गमन नहीं कर सकता। निर्वात मतलब वैक्यूम, जहाँ पर पूरा खाली कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे है, वाहक रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया के नाम क्या है? ट्रांसमिशन, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन या फिर रिसेप्शन? तो ये सवाल का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मॉड्यूलेशन, ठीक है। रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो मॉड्यूलेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 79 नंबर, निम्न में से किस जीव से अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? तो भेड़ से नहीं, बकरी से भी नहीं, क्या हो जाएगा इसका आंसर? खरगोश से, ठीक है। खरगोश और साथ साथ में एक पश्मीना जो बकरी है उससे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, रैम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, सही नहीं है। तो रैम एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है, तो ये सही दिख रहा है, ठीक है। रैम एक हार्ड डिस्क का स्टोरेज की तरह है, नहीं, गलत है ये, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा सही, ठीक है, क्योंकि ये गलत है। हार्ड डिस्क स्टोरेज ये नहीं है, ये स्टोर करके नहीं रखता, ठीक है। ये तो टेम्प्रोरी है, टेम्प्रोरी डिस्क होता है। रैम एक वास्तुशील मेमोरी है, मतलब क्या लिख रहा है इंग्लिश में थोड़ा देख लें। इन्फॉर्मेशन स्टोर इन, ये तो हो गया ये लाइक हार्ड डिस्क स्टोरेज। रैम इज वोलेटाइल मेमोरी, सी नंबर, हाँ तो ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी है, सही है। वोलेटाइल को वास्तविक लिख दिया वहाँ हिंदी में। इन्फॉर्मेशन स्टोरेज इज रैम इज गॉन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, हाँ ठीक है, ये सही है, ये भी सही है। यानी कि जब भी जो भी रैम में होता है भंडारण, जो सूचनाएं होती हैं, इन्फॉर्मेशन जो भी होती है, कंप्यूटर जैसे बंद हो जाएगा तो वो सूचना भी समाप्त हो जाती है, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है? गलत है। और ये पूछता है कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या है यहाँ पर और सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, किसी की शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का प्रयोग कहलाता है? वेबअली, वेबहेट, साइबर रंटिंग या फिर साइबर वेटिंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साइबर वेटिंग, ठीक है, साइबर वेटिंग। आगे है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का कौन सा अंग गणना करता है तो परिणाम नाम देता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ICAR दिवस क्या मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 16 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। एक्चुअली में इसका जो पंजीकरण हुआ था, वो जो इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 में हुई थी, ठीक है। इसीलिए 16 जुलाई को ही
ICAR दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चावल का वैश्विक जीन बैंक कहाँ है? तो प्रश्न क्या है, चावल का वैश्विक जीन बैंक स्थित है कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर होगा फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। तो ये चावल का वैश्विक जीन बैंक जो स्थित है वो फिलीपींस में ही है। ठीक है, अगला है गन्ना है। गन्ना क्या है? कम द्वितीय काल का पौधा। क्या लिख रहे हैं इंग्लिश में? शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट या फिर फोटो इंसेंटिव प्लांट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए मुझे कि क्या होगा इसका आंसर, गन्ना क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, बट आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका देखिए गन्ना जो है वो थोड़ा सा गन्ना है ना, देखते होंगे एक समय लगभग 1 साल का समय लग जाता है इसमें। ठीक है, तो लॉन्ग डे भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, बट इसका आंसर क्या होगा मुझे बताइए। चलिए आगे देखते हैं, मक्के के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 पाए जाते हैं। ठीक है, आगे है व्यावसायिक खाने योग्य गेहूँ में निम्न में से कौन सी जीनोमिक स्थिति पाई जाती है? AB जीनोम, ABC जीनोम, ABCD जीनोम या फिर ABD जीनोम। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मुझे भी नहीं पता। इसका आंसर भी आप कमेंट करके बताइए मुझे कि क्या होगा। ठीक है, 87 नंबर का क्वेश्चन मुझे नहीं पता। एक्चुअली में याद नहीं आ रहा है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्षारीय भूमियों को सुधारा जा सकता है चूने के प्रयोग द्वारा, जिप्सम के प्रयोग द्वारा, खारे पानी के प्रयोग द्वारा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर कि क्षारीय भूमि को सुधारा जा सकता है, तो जिप्सम के प्रयोग से सुधारा जा सकता है, बिल्कुल सही है। आगे है निम्नलिखित में से लोटा पहाड़ का मुख्य से पहचान क्या है? तो इसका आंसर होना चाहिए बी नंबर, प्रस्तरकालीन आदि मानव का केंद्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जहांगीरनामा में छोटा नागपुर राज्य के किस हाथी का उल्लेख किया गया है? मोतीचंद, शरद चंद्र, नागपुरी पीठो या श्यामचंद्र। तो ये जो प्रश्न है, जहांगीरनामा में छोटा नागपुर राज्य के किस हाथी का उल्लेख किया गया है, तो इसका आंसर शायद होना चाहिए श्यामचंद्र नहीं है, इसका शायद नाम है श्याम सुंदर। ठीक है, श्याम सुंदर शायद नाम था ये। ठीक है, देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा वैसे, बट मुझे लगता है इसका आंसर श्याम सुंदर होना चाहिए। चलिए आगे है श्याम क्वेश्चन नंबर 19 में कि 1857 की क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रोहिणी आज किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी। ठीक है, देवघर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। संथाल जनजाति के सबसे प्रमुख नेता कौन है? संथाल जनजाति के सबसे प्रमुख नेता कौन है? तो सभी को पता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मारंग बुरु। ठीक है, 92 का सही आंसर हो जाएगा मारंग बुरु, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 93 क्वेश्चन नंबर है, राजकुमारी कुष्ठ आश्रम 1895 किस शहर में स्थापित किया गया था? ठीक है, चलिए इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए क्या होगा। चलिए आगे है 94, हिल खाड़िया समाज पंचायत से बड़ी संस्था को क्या कहा जाता है या क्या कहता है? हिल खड़िया समाज पंचायत से बड़ी संस्था को क्या कहता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से गांव के प्रधान माने जाते थे? तो इसका सही आंसर होगा असामी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थेनदिरी एवं वितदिरी संस्कार जुड़े हैं, किसे जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, उरांव जन्मोत्सव से, उरांव जन्मोत्सव से। ठीक है, चलिए 97 नंबर देखते हैं। गिरिडीह को किस वर्ष से रेलवे जोड़ा गया था? इसका सही आंसर होगा 1871 में। 90 नंबर है, प्रसिद्ध तीर्थस्थल पारसनाथ निम्नलिखित में से किसके सबसे नज़दीक है? तो इसका सही आंसर होना चाहिए कोलकाता। ये हमारा पारसनाथ कहाँ है? गिरिडीह में है, जबकि ककोलत कहाँ है? शायद ये आपका नवादा जिला जो बिहार में है। ठीक है, दोनों सटे हुए ज़िले हैं शायद। इसे पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विश्व वातावरण दिवस या विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते, ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते, ये भी सही है। विश्व होम्योपैथी दिवस 12 मार्च को, ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी, सी सही हो जाएगा, यानी कि यही गलत है। ठीक है, और ये है लास्ट क्वेश्चन आज का। 2023 में किस राज्य ने सीखो व कमाओ कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। ठीक है, मैंने बहुत कोशिश किया है कि सभी क्वेश्चंस का आंसर सही जवाब दिया जाए। ठीक है, फिर भी अगर एक दो गलती से आंसर दिया गया होगा तो
उसको मुझे कमेंट कर बताइएगा कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है। बाकी मैंने अपनी तरफ से 110% कोशिश किया है कि उसका जवाब मैं सही दूँ, और मुझे जिसका आंसर एक्यूरेट पता नहीं था मैंने उसे आंसर नहीं दिया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।